सोचिए, एक ऐसा नाम जो अपनी मौत के दशकों बाद भी आज की सियासत में जिंदा है। आज हम बात करने वाले हैं विनायक दामोदर सावरकर की। एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा आज की बहसों में गूंजता है। लेकिन असल सवाल तो यही है कि कौन थे सावरकर? क्या वो एक महान राष्ट्रभक्त थे या गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार? स्वतंत्रता संग्राम के एक धधकते नायक थे या अंग्रेजों से माफी मांगने वाले एक लाचार कैदी? इन्हीं सवालों ने आज भी भारत को दो हिस्सों में बांट रखा है। और यही तो सावरकर की कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ उनकी छवि एक वीर देशभक्त की है, तो दूसरी तरफ एक याचक की। एक तरफ वो स्वतंत्रता सेनानी है, तो दूसरी तरफ गांधी जी की हत्या के एक अभियुक्त। चलिए इस उलझी हुई कहानी को जरा परत दर परत खोलकर समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे के साथ, जिसकी जिंदगी में एक के बाद एक त्रासदियां आईं। जब सावरकर सिर्फ 9 साल के थे तो हैजे ने उनकी मां को उनसे छीन लिया, और कुछ ही साल बाद 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिता भी नहीं रहे। इन्हीं मुश्किलों ने एक आम से लड़के के अंदर एक गजब का साहसी और अनुशासित व्यक्तित्व गढ़ दिया, जो आगे चलकर एक धधकता हुआ क्रांतिकारी बना। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में ही उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक गुप्त संगठन बनाया, अभिनव भारत सोसाइटी। उनकी इस प्रतिभा को पहचाना लोकमान्य तिलक ने, और 1906 में उन्हें स्कॉलरशिप पर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। और लंदन का इंडिया हाउस वो तो क्रांतिकारियों का एक तरह से अड्डा था। यहीं सावरकर के विचारों ने मदन लाल ढींगरा जैसे कई युवाओं के दिलों में आग भर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ढींगरा ने एक ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी। लंदन में ही सावरकर ने कलम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को सिर्फ एक गदर नहीं बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया। ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद हिला देने वाला एक दस्तावेज था। ब्रिटिश सरकार इस किताब के ख्याल से ही कांप गई, उसे छपने से पहले ही बैन कर दिया। लेकिन विचारों पर पाले कौन लगा सकता है? ये किताब हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी में छपी और स्मगल होकर छिपते छिपाते भारत के कोने कोने में पहुंच गई। इसने क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया और सावरकर बन गए ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों का सबसे बड़ा कांटा। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने सावरकर की पूरी विरासत को हमेशा के लिए बदल दिया। हथियारों की तस्करी और देशद्रोह, इन आरोपों में सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1910 की बात है। उन्हें एक जहाज में भारत लाया जा रहा था। जहाज फ्रांस के मार्सेय बंदरगाह पर रुका और सावरकर ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो जहाज के टॉयलेट के सीवर होल से निकलकर बीच समंदर में कूद गए। पीछे से ब्रिटिश सिपाही गोलियां चला रहे थे और वो गोलियों के बौछार के बीच तैरकर फ्रांसीसी तक पहुंच गए। ये कोशिश भले ही नाकाम रही, पर इसने सावरकर को एक किंवदंती बना दिया। भारत लाने के बाद उन पर नासिक षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। कोर्ट ने उन्हें एक ब्रिटिश कलेक्टर की हत्या का मास्टरमाइंड माना और सजा सुनाई, दोहरी उम्र कैद, मतलब 50 साल, और वो भी कहाँ, ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे खौफनाक जेल में। ये कोई आम जेल नहीं थी, ये था अंडमान का सेल्युलर जेल, जिसे लोग काला पानी के नाम से जानते थे। एक जीता जागता नर्क। यहाँ कैदियों से कोल्हू के बैल की तरह काम करवाया जाता था। छोटी छोटी अंधेरी कोठरियां, जहां गंदगी और बदबू के सिवा कुछ नहीं था। और सजा के नाम पर कैदियों को कई कई दिनों तक खड़े खड़े ही जंजीरों में जकड़कर रखा जाता था। और इसी नर्क ने शायद सावरकर को अंदर से तोड़ दिया या बदल दिया। 1913 में जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने एक दया याचिका लिखी, और जो शब्द उन्होंने लिखे वो किसी के लिए भी चौंकाने वाले थे। उन्होंने लिखा कि वो एक भटके हुए बेटे की तरह सरकार की शरण में लौट आए हैं, और अगर उन्हें रिहा कर दिया जाए तो वो किसी भी हैसियत में सरकार की सेवा करने को तैयार हैं। तो क्या ये एक सोची समझी चाल थी या फिर एक तरह का सरेंडर? सावरकर के समर्थक कहते हैं कि ये जेल से बाहर आने की एक रणनीति थी, ताकि वो बाहर आकर देश के लिए काम कर सकें। लेकिन आलोचक सवाल उठाते हैं कि भगत सिंह ने तो माफी मांगने की जगह फांसी का फंदा चुमना बेहतर समझा। ये एक ऐसी बहस है जो आज तक खत्म नहीं हुई है। करीब 10 साल बाद जब सावरकर को अंडमान से भारत की जेल में लाया गया, तो वो सिर्फ एक कैदी नहीं थे जो रिहा हुआ हो, वो एक बदले हुए इंसान थे,
उनकी सोच बदल चुकी थी। अब उन्होंने एक नई राजनीतिक विचारधारा को शक्ल देना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। इसमें उन्होंने कहा कि सच्चा भारतीय वही है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्यभूमि तीनों भारत में हों। और इस परिभाषा ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी, क्योंकि इसके हिसाब से भारत के मुसलमान और ईसाई इस दायरे से बाहर हो जाते थे, जिनकी पुण्य भूमि भारत से बाहर मानी जाती है। इसके बाद उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जो बहुत विवादों में रहे। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि उन्होंने गांधी और कांग्रेस का विरोध करने के लिए वायसराय से एक समझौता किया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से 60 रुपये महीने की पेंशन भी ली। इसी दौरान 1929 में उनकी मुलाकात नाथूराम गोडसे से हुई और आगे चलकर वो 7 सालों तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने। और अब हम आते हैं सावरकर की जिंदगी के उस आखिरी और शायद सबसे काले अध्याय पर, वो आरोप जो महात्मा गांधी की हत्या में उनकी भूमिका से जुड़ा है। तो हुआ ये कि नाथूराम गोडसे के अखबार में सावरकर का पैसा लगा था और इसी शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। केस में एक सरकारी गवाह ने बताया कि हत्या से 13 दिन पहले गोडसे और आप्टे सावरकर से मिले थे और सावरकर ने उन्हें यशस्वी हो कहकर अपना आशीर्वाद दिया था। लेकिन कानून को सबूत चाहिए और उस गवाह की बात को कंफर्म करने के लिए कोई दूसरा सबूत या गवाह नहीं था। बस इसी एक वजह से सबूतों के अभाव में सावरकर को बरी कर दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम सावरकर और गांधी की विचारधाराओं के बीच की गहरी खाई को दिखाता है। एक तरफ गांधी का रास्ता था अहिंसा, सत्याग्रह और सभी धर्मों का सम्मान, वहीं दूसरी तरफ सावरकर का रास्ता था सशस्त्र क्रांति और हिंदुत्व का। एक को भारत की ताकत उसकी आत्मा और अहिंसा में दिखती थी, तो दूसरे को सैन्य शक्ति और शस्त्र में। इन दो रास्तों को एक साथ मानना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर कौन थे सावरकर, एक नायक या एक खलनायक? इतने दशक बीत जाने के बाद भी उनके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं है। लोग या तो उन्हें वीर कहकर पूजते हैं या फिर उन पर गंभीर सवाल उठाते हैं। शायद यही सावरकर का सबसे बड़ा विरोधाभास है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में तलाशा जा रहा है।